नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी छलकती हुई जज्बाते भाग 23। सुलोचना मन ही मन कहने लगी, मैंने मोहन के साथ उनके घर में गई थी और उनसे मेरी बात हुई है बाबूजी, मगर यह बात आपको कैसे कह सकती हूँ कि मैं मोहन के घर में गई थी और माँ जी से मेरी वार्तालाप हुई है और मैंने भी उनसे वादा करके आई हूँ कि वैसी ही होगी जैसे कि वह लोग चाहते हैं। मगर सच्चाई तो यह है कि आपको नहीं मालूम है कि मैं उनके घर में गई थी और मैं अपने मुंह से यह बात कह भी नहीं सकती, क्योंकि आपको पता लगने पर शायद आपको बहुत दुख होगा और आप काफी नाराज हो जाएंगे। मैंने आपको बिना बताए चली गई थी, यह सचमुच मेरी अपराध है, मगर मोहन के प्रति मेरी मोहब्बत ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। आथा मैं किसी को बिना कहे चुपके से चली गई थी। वह लोग सचमुच बहुत अच्छे हैं। उनके परिवार वाले मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करने को राजी हो गए, मगर यह बात खुलकर कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ। सुलोचना काफी देर तक चुपचाप रह गई। बड़ी देर के बाद मास्टर जी कहने लगे, बेटा, एक सच्चाई यह भी है कि कल को तेरी शादी हो जाने के बाद हमारा घर परिवार, हमारा यह मंडली सुना हो जाएगी। इस मंडली में तेरी भी एक भूमिका रही है। तेरे इस योगदान को हम लोग अस्वीकार नहीं कर सकते। तेरी यह खाली जगह मैं किससे भर पाऊंगा। एक बात और है कि अगर आज तू चली गई तो कल को विदिशा, परसों सुरभि, इसी तरह से एक दिन यह मंडली खाली हो जाएगी। फिर मंडली कैसे चलेगी? हम लोगों के साल भर के आधे खर्च लगभग यहाँ से ही निकलता है। यह लोग जो हमसे जुड़े हैं, उनका क्या होगा? उनके रोजी-रोटी पर संकट खड़ी हो जाएगी। ऐसे में मैं एक-एक करके जब सबकी घर बसाना चाहूँगा, तो इस मंडली की अस्तित्व ही मिट जाएगी। अब तू ही बता, क्या ऐसा करना उचित होगा? बड़ी देर तक सुलोचना चुपचाप बैठी रही और अपनी आंसू बहाती रही। उसकी मन में मोहन से बिछड़ने की भय तथा अपनी भविष्य को लेकर भय सताने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि बाबूजी मंडली को बचाने की खातिर सुलोचना और मोहन के रिश्ते को मंजूरी ना दे। ऐसी आशंका के चलते सुलोचना भयभीत होकर फिर से एक बार रिश्ते की दुआएं देते हुए कहने लगी, बाबूजी, एक पिता की कर्तव्य बनती है कि अपनी बेटी की घर परिवार संवार दे। अपने सुख सुविधाओं को भी दांव पर लगाकर बेटी की सुख सुविधाओं की कामना करते हैं। बेटी ससुराल में जाकर पति के संग खुशी खुशी तथा सुखी जीवन व्यतीत करे, इसके लिए अपनी सारी खुशियां निछावर करते हैं। और आप है कि कहते हुए भावनाओं में आकर अचानक सुलोचना सुबकती हुई अपनी ही आंचल फैलाकर भीख मांगते हुए कहने लगी, बाबूजी, मैं आपसे हमारी प्यार की भीख मांगती हूँ, आप मेरी झोली भर दीजिए। सभी लोग यही जानते हैं कि मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरी पिता है। बचपन से ही मेरी यही परिचय है, परंतु अब तो मुझे भी संदेह होने लगी है। कल को जब आपकी अपनी बेटी अनुराधा भी ऐसी किसी मोड़ पर खड़ी होकर किसी के साथ घर बसाने को उतावला होगी, क्या तब भी आप बेटी की घर बसाने के बजाय मंडली की चिंता करेंगे? अगर सचमुच मैं आपकी बेटी होती तो आप क्या करते? मैं कभी अपने रिश्ते की मधुरता को गलत भावनाओं से नहीं देखी हूँ, परंतु आज अपने बेटी को वही पुराने दिनों की याद करवा दिए कि मैं एक अनाथ बच्ची हूँ। कहते हुए सुलोचना सुबकने लगी। सुलोचना के बातों में मास्टर जी बड़े ही दुविधा में पड़ गए। भावनाओं में आकर उनके आंखें छलक गई। अपने छलकती हुई आंखें पोंछते हुए कहने लगे, नहीं मेरे बच्चे, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, मुझसे ऐसी बातें कभी नहीं कहना। मेरी अनुराधा और सुलोचना में कोई अंतर नहीं है, तू ही मेरी बेटी है, मैं ही तेरी पिता हूँ। ऐसी बात फिर कभी ना कहना। तुझे मैं अपने हाथों से पाला हूँ, तू मेरी बेटी है बेटा। तुझे मैं अपने दर्द को समझा नहीं सकता, बस यही बात है। मैं भी चाहता हूँ कि तेरी जीवन संवार जाए, परंतु समय ही कुछ ऐसा है बेटा, हम लोग चाहकर भी मजबूर हैं। मास्टर जी के आंखें छलकने लगी। अपना चश्मा उतरकर धोती से अपनी आंखें पोंछने लगे
और कहने लगे, बेटा, इतने दिनों के बाद तूने ऐसी बातें कह डाली जो मैं कभी सोचा भी नहीं था। कुछ देर तक वहीं पर चुपचाप बैठे रहने के पश्चात सुलोचना वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई और अपने बिस्तर पर लेटकर ताकिए में मुंह छुपाकर रोने लगी। इधर मास्टर जी भावनाओं में आकर पुराने दिनों को लेकर सोचने लगे। उन्हें बीते हुए दोनों की याद आने लगी जब सुलोचना उनके परिवार में आई थी। मन ही मन सोचने लगे, बड़े दिनों के बाद सुलोचना बीते दिनों की याद दिला दी। बीते हुए दिनों को समय के साथ साथ मैं भूला चुका था, परंतु न केवल बीते दिनों की याद दिलाई, साथ ही मुझे अपने कर्तव्यों को भी सुलोचना याद दिलाकर गई। कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि किसी दिन ऐसी परिस्थितियों का सामना करना होगा। आज अगर बड़े भाई साहब होते तो पता नहीं क्या करते, मगर अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। बड़े भाई साहब बड़े जतन से इस मंडली को तैयार किया था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतने कम समय में ही हमें छोड़कर चले जाएंगे, परंतु भगवान की इच्छा है कि उनको अपने पास बुला लिया और जाते समय मंडली की पूरा दायित्व मेरे ऊपर छोड़ कर गए। मास्टर जी को पुराने दिनों की याद आने लगा और सोचने लगे, जिस दिन बड़े भाई साहब सुलोचना को लेकर उनके घर में आए थे तो भाभी जी उसे देखकर बहुत नाराज हो गई थी। सुलोचना उस वक्त कोई 5 वर्ष की थी। बार बार भाई साहब को लांछन लगाते हुए कहने लगी, अब यह किसके पाप को अपने साथ लेकर आ गए। भाई साहब उन्हें बहुत समझाने लगे, परंतु भाभी जी एक ना सुनती। भाभी जी जो कहना चाह रही थी वह हम सभी को समझ में तो आ रही थी, परंतु असल में सच्चाई क्या है यह तो भाई साहब ही जानते थे। भाभी जी को संदेह थी कि शायद भाई साहब किसी दूसरे औरत से संबंध रखते होंगे और यह बच्ची उनकी ही होगी जिसे भाई साहब अपने घर में रखना चाहते हैं। भाई साहब को नाटक करना और करवाना बहुत पसंद था। यह लंबे समय तक अलग अलग मंडली में काम करते रहे और हमेशा कहते रहे कि क्यों ना अपने हाथों से एक मंडली का गठन की जाए, और कुछ ही दिनों में उनका प्रयास रंग लाई। सुलोचना जब हमारे घर में आई तो भाई साहब के मंडली की गठन के शुरुआती दौर थी। ऐसे में इस तरह के लड़कियां मिल पाना उनके लिए खुशी की बात थी जिसे अपने हाथों से तैयार कर सकें, और वही हुआ। समय के साथ साथ भाभी जी सुलोचना से पूरी खबर ली। तब उन्हें विश्वास हुई और अपने पति पर उन्हें यह समझकर गर्व होने लगी कि ऐसी व्यक्ति सचमुच सम्मान के पात्र है जो कि किसी अनाथ बच्चों को अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा करना चाहते हैं। समय बीतता गया। गंगा प्रसाद जी सुलोचना को अपनी बेटी की तरह पलने लगे। उस समय सुलोचना कोई 5 साल की होगी। गंगा प्रसाद जी का एक बेटा 3-4 साल की है और बेटी साल भर की है। ऐसे में गंगा प्रसाद जी सुलोचना को अपनी बड़ी बेटी मानते रहे और खूब लाड प्यार देते हुए उसे मंडली के काम सिखाने लगे। धीरे धीरे मंडली अपनी आकार लेने लगी। बहुत से लड़के और लड़कियों को जुगाड़ करते हुए गंगा प्रसाद जी ने इस मंडली के गठन करने की प्रक्रिया में लगे रहे। समय के साथ साथ यह खूब खुश होते चले गए और कहते रहे, अब मेरा आशाएं साकार होने लगी, अब मेरी मंडली सज गई, धीरे धीरे मैं इसे और बड़ा बनाऊंगा। गंगा प्रसाद जी बहुत मेहनत करने लगे। बहुत से लोग मंडली के साथ जुड़ते चले गए। कुछ लोग जुड़ते गए तो कुछ लोग बिछड़ते गए, परंतु गंगा प्रसाद जी खुश थे और कहते थे, ऐसे तो होती ही है। अगर हमारे परिवार के सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे तो मंडली भी रह जाएगी, क्योंकि मंडली एक परिवार की तरह होती है। समय के साथ साथ अपने बच्चे लोग भी बड़े हो जाएंगे। ऐसे में हमारी मंडली और भी अच्छे ढंग से चलेगी। समय के साथ साथ अपने भाई हरि प्रसाद को भी साथ लेकर चलने लगे और कहते रहे, भाई हरि प्रसाद, हम लोग अगर मिलकर रहेंगे तो हमारे मंडली और बड़ी होती जाएगी। साल में आधे समय तक जो आमदनी होगी उसी में साल भर का खर्चा चल जाएगा। धीरे धीरे बच्चे लोग बड़े होते जाएंगे तो हमारी मंडली राज्य स्तर पर, फिर कभी रेडियो स्टेशन पर काम करेंगे तो खूब नाम होगा। पैसा कम भी हो कोई बात नहीं, परंतु 100 लोग साथ होंगे यह क्या कम है।
परंतु मेहनत तो करना ही होगा। गंगा प्रसाद जी सभी को अपने हाथों से अभिनय करने की कला सिखाते थे। परंतु मंडली के कहें या सभी लोगों के दुर्भाग्य कहें कि 3-4 वर्ष के बाद अचानक बीमार पड़े। डॉक्टर की इलाज चलती रही, मगर डॉक्टर भी नहीं पकड़ सके कि कौन सी बीमारी है। और तीसरे चौथे दिन में ही गंगा प्रसाद जी चल बसे। जाते समय बार बार छोटे भाई को कह गए, हरिप्रसाद, यह हमारी मंडली है। यह मंडली मेरा नहीं है, तेरा है। आज से तू ही इन बच्चों के माता पिता है, और इन बच्चों को किसी तरह का तकलीफ ना हो उसका ख्याल रखना। विशेषकर सुलोचना की सर्वदा ख्याल रखना। आज से तू ही उसके पिता है। बेचारी बहुत दुखी है। हम लोगों की सिवा उसके और कोई भी नहीं है, जबकि उसकी पिता है। मगर ऐसे लोग धरती पर रहने और ना रहने का कोई मतलब नहीं है। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।